हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। आप लोगों का फिर से एक बार जीआर मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेट शीट आ चुकी है ना, 10th क्लास और 12th क्लास दोनों की डेट शीट आ चुकी है। तो डेट शीट आने के बाद टेंशन और मोटिवेशन दोनों एक साथ आ जाता है। एक टेंशन भी आता है और उस टेंशन को दूर करने के लिए हमें मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखिए मोटिवेशन कैसे, कि जो टेंशन कैसे होता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ाई करी है पूरे 8 महीने में, 9 महीने में, या पूरे हमारे अभी जो 2 महीने बचे हुए पेपर को आप ये कह सकते हैं कि पिछले 7-8 महीने में जिन्होंने भी पढ़ाई नहीं करी उसके लिए तो ये टेंशन की बात हो गई कि डेट शीट आ गई है। ठीक है, डेट फिक्स हो चुका है कि इस डेट में इस एग्ज़ाम को होना है। अच्छा, टेंशन किसके लिए नहीं है, कि उनके लिए नहीं है वो चीज़ टेंशन, डेट शीट उनके लिए टेंशन नहीं है जो कि पूरे 6-7-8 महीने से जो अपनी मेहनत को ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। हाँ, लेकिन उनके लिए ज़रूरत है मोटिवेशन की, कि वो अपने आप को बनाए रखें। और कैसे बनाए रखेंगे, ये चीज़ें हम यहाँ से बहुत अच्छी सारी बातें आपको बताते रहेंगे। ठीक है, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप को बनाए रखें। जिस तरीके से मेहनत करते आ रहे हैं फ्री होके, बिना किसी टेंशन के, उसी तरीके से वो आगे भी अपनी मेहनत को बनाए रखें पूरे ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ। ठीक है, क्योंकि साइंस भी इस बात को कहता है कि टेंशन से ज़्यादा आप हंसते खेलते काम को कर पाते हो और अच्छे तरीके से कर पाते हो। और क्योंकि बहुत अच्छी सी बात ये भी है कि सीरियस होने के लिए सीरियस दिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स में लेके आया हूँ आज आप लोगों के साथ। क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं कोई हवा में बात कर नहीं रहा हूँ। ठीक है ये जितनी बातें यहाँ पे लिखी हैं और जितनी भी बोर्ड पे लिखी हुई है, वो सारी बातें मैंने भी फेस करी है और मेरे पास भी इसका पूरी तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें क्या हो रखी है। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। हमारे पास पॉइंट्स क्या है, मैं किस पॉइंट्स पे बात करूँगा आज। वैसे तो मैं अब हर कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके पास बहुत सारी वीडियो पहुँचाऊँ और रिवीजन की भी बहुत सारी सीरीज़ लेके आनी है। ठीक है, तो आज के लिए ये है कि टॉपिक है हमारे पास, हाउ टू गेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 92% प्लस। हाँ, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि 92% प्लस कैसे लिख रहे हो आप, मतलब इसका क्या लॉजिक है। बिल्कुल, कहते हैं कि वो इंसान वही इंसान वो चीज़ बता सकता है जो वो कर चुका है। ठीक है, तो मैंने इतने परसेंटेज, इतने मार्क्स मैंने अपने मैथ्स में और साइंस में लेके आया, बोर्ड एग्ज़ाम में मैं लेके आया हूँ, इसलिए मैं ये लिख पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं ये नहीं कह सकता 95 आप कैसे लाओगे। मैंने 92 प्लस लिखा है। 92 प्लस का मतलब ये है कि अगर मुझसे भी ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है उस टाइम पे, अभी के टाइम पे, तो शायद वो लेके आगे भी जा सकता है। लेकिन इतने तक तो मैं आपको फुल ये बता सकता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या है आइए एक एक करके हम क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारे पास कि हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स हैं जिसको फॉलो करना है हमें। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें ही हमारे लिए एक बड़े परिणाम का सोर्स बन जाता है ना। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि यू हैव क्लियर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि सबसे पहले ये होता है ना कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, इसलिए आगे की चीज़ें भी हमें समझ में नहीं आती है। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर आप 10th क्लास के सिलेबस को कर रहे हो, अगर आपको फ्रैक्शन वाले सम नहीं आ रहे, सब्ट्रैक्शन वाले सम नहीं आ रहे हैं, आपको बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो शायद आप उस सिलेबस करने के लायक नहीं हो। अभी आप जाओ 6, 7, 8 की बुक उठाओ, वहाँ से कैलकुलेशन के क्वेश्चंस उठाओ, एक्सरसाइज उठाओ, फ्रैक्शंस वाले, डेसिमल वाले, जितने भी एक्सरसाइज है उनको सब अच्छे तरीके से करो, फिर आप उसको करने के लायक बन जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये काम करो, यू हैव क्लियर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट। आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हुआ ना, तो शायद मुझे लगता है इस नीचे की सारी चीज़ें आपके लिए वेस्ट है। और जिसका ये चीज़ क्लियर है ना, तो वो इन सारी चीज़ों को आराम से फॉलो करेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि मैं यहाँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की, है ना। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की। ये चारों कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। इन चारों कॉन्सेप्ट को, इन चारों के यूजेस को किस तरीके से यूज़ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमें 7th 8th की बुक से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, कंप्लीट योर सिलेबस विद ऑनेस्टी। इसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक देखिए। एनसीईआरटी ऑलरेडी इतना छोटा हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि हमारे पास सिलेबस
इतना होता था कि 1 साल तक हम आराम से उसको अच्छे तरीके से अब पैटर्न पे, जिस पैटर्न से पीछे चले आ रहे उसी पैटर्न को फॉलो करते थे, तो हमारे पास सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब एनसीईआरटी ने इतना ना सिलेबस कम कर दिया बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों की वजह से। आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, है ना, आप लोग पढ़ना, मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, तो इसलिए आप फेल हो जाते हो और बहुत सारी हरकतें हो जाती है। तो इसलिए इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट भी इस बात को समझता है कि बच्चा पास हो जाए, ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा वो पास हो जाए, और जो अच्छा पढ़ रहा है वो तो स्कोर करेगा ही, चाहे वो सिलेबस कुछ भी रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो मेहनत करने वाले, जो नहीं मेहनत करने वाले, जो रह जाते हैं 2 नंबर 4 नंबर से पास होने के लिए, जिसकी दिक्कत आ रही है, उनके लिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना छोटा सिलेबस हो गया, मैं तो कहता हूँ अगर आप सही तरीके से करते हो ना, जितना सिलेबस छोटा हो गया तो आप एनसीईआरटी को कम से कम 5 बार सॉल्व कर लोगे। ये पूरे टाइम पीरियड में, पूरे ड्यूरेशन में, तैयारी के ड्यूरेशन में आप 5 बार उसे कंप्लीट कर लोगे, इतना छोटा हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको कहूँ कम से कम 3 टाइम्स तो कम से कम 3 टाइम्स तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप तब जाके इस चीज़ को आप सोच पाएंगे, ठीक है, सबसे पहले। और वो भी ऑनेस्टी के साथ। मैंने लिखा है कि ऑनेस्टी, कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि एक बार हमने कोचिंग में ख़त्म कर लिया, एक बार स्कूल में ख़त्म कर लिया, ठीक है, एक बार फिर दूसरे कोचिंग में ख़त्म कर लिया। नहीं, ऐसे करने से नहीं होगा। कोचिंग वाले सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं, तुम्हें सिखाएंगे नहीं, वो तुम्हें खुद सीखना होगा। तुम्हें बता सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे जाओगे तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन चलना तो तुमको पड़ेगा, है ना। तुम नहीं चलोगे तो तुम भूल जाओ इस बात को कि तुम वहाँ तक पहुँच भी सकते हो। तो बहुत सीधी सी बात है। तो इसलिए कि ये आपको करना हो कि आप हर एक क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो ऑन द स्पॉट, जहाँ पे जहाँ जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पे जो भी बोर्ड पे लिखा हो ना, जो भी बोर्ड पे लिखा हो, अगर उसको आप अच्छे से समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से उसको फिर अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तब समझ लो कहीं ना कहीं आप इस ट्रैक पे हो। तो इस तरीके से आपको कम से कम तो 3 बार एनसीईआरटी ख़त्म करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सॉल्व ऑल न्यूमेरिक क्वेश्चंस। देखिए आपने 3 बार सॉल्व कर लिया होगा, है ना, अभी तक तो बहुत बच्चों ने कर भी लिया होगा। अगर 3 टाइम्स आप सॉल्व कर लेते हो तो मेरा लिखने का मतलब ये है, ये वाला पॉइंट, कि सॉल्व ऑल द न्यूमेरिक क्वेश्चन। क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के बुक में न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम भी है ना। वर्ड्स प्रॉब्लम तो सही मायने में ही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम की तो हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिक कह जहाँ पे प्रॉब्लम कम है उसे पहले सॉल्व करके हटा दो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं अगर 10th की बात कर लूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से कि बताओ, जैसे x² + 5x + 6, इसके रूट्स निकालो, है ना, इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स को बताओ, इसके रूट्स क्या क्या है, इसके रूट्स इक्वल है या रियल है या नहीं है, ऐसे करके पूछता है। तो ये हो गया हमारे न्यूमेरिक क्वेश्चन, जो डायरेक्ट नंबरों में क्वेश्चंस को पूछा जाता है, डायरेक्ट नंबरों में। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसको सबको पहले अच्छे से सॉल्व करो, एक बार अच्छे तरीके से। इसको करने के बाद आप फिर से एक बार सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, न्यूमेरिक क्वेश्चंस को सॉल्व करो आराम से। तो इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस भी आपका ना बढ़ जाएगा। फिर आपके लिए बहुत जो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ना क्वेश्चन, वो बहुत ईजी हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ड्स प्रॉब्लम। देखो वर्ड्स प्रॉब्लम सही मायने में प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही कहा है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 3 स्टेप में इसको भी मैं ख़त्म करूँगा। कैसे? देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम में आप क्या कीजिए ना कि एक बार जब आप कर रहे हो तो आप उन क्वेश्चंस को कर लो जो आपको दिक्कत नहीं कर रहा है, जो दिक्कत आपके साथ, जो वर्ड्स को सॉल्व करने में, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं कर रहा, तो उस क्वेश्चन को आप कर लो। और जो आपसे नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में, मतलब जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें क्या करो, आप स्टार बनाओ, उसमें आप एक स्टार बना लो कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हो रहा है। तो 1 टाइम आप इसको लेके चले जाओ वर्ड्स प्रॉब्लम को पूरे तरीके से, ठीक है। सेकंड टाइम पे फिर आओ, उन क्वेश्चंस को करो जिस पे आपने स्टार बनाया, उन वर्ड्स प्रॉब्लम को या उन न्यूमेरिक क्वेश्चन को करो जिसमें आपने स्टार बनाया हुआ है। तो आपके पास क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो आइडेंटिफाई होकर बाहर आ चुकी होगी। तो आप 1 स्टार बनाए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो, और ये 1 स्टार बनाए हुए क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको समझ में आ रहा होगा, आप ईजिली कर पा रहे होगे थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड होगा कि ये बाहर के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे ना कि उसमें भी आप डबल स्टार बनाओ। जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है उस क्वेश्चन पे आप डबल स्टार बनाओ, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है, चलते रहना है ना। डबल स्टार बनाओ उसको और
आगे की तरफ उसको बढ़ाते रहो। जब एक बार फिर आप ख़त्म कर लोगे इसको डबल स्टार बना के, तो फिर क्या करो, थर्ड टाइम आप फिर आ जाओ इस पर, और फिर थर्ड टाइम में अब तो आपके पास ना बहुत लिमिटेड क्वेश्चन हो चुका होगा जो आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुका होगा, पूरी तरीके से आइडेंटिफाई हो चुका होगा कि मुझे दिक्कत सही मायने में यहीं पे है। तो आपको वो सारी प्रॉब्लम दिखेंगी ऊपर। तो आपको जो डबल स्टार वाला ना, फिर उसे सॉल्व कर लो। सिर्फ डबल स्टार वाले को, जो आपने क्वेश्चन में डबल स्टार बनाया होगा, उनको आप सॉल्व करो। उनको जब आप सॉल्व कर लोगे ना, तब आपकी जो फीलिंग्स है ना सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको कुछ अलग ही तरीके से लगेगा। फिर आप उसके पीछे मेहनत करो। उसके पीछे मेहनत करोगे तो आप ये कहते हैं कोई भी मुश्किल काम को करो तो आसान काम अपने आप आसान हो जाता है ना। तो ये आपका मुश्किल काम है, अगर इसको आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता फिर इन सब में इसमें कोई दिक्कत आने वाला है, और फिर इसमें भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को अगर इस तरीके से, इस मेथड को अगर आप यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आपके माइंडसेट से पॉजिटिव हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बात है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके हैं। देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है, अपने अपने तरीके से सब, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको फॉलो कीजिए और आई होप सो कि आप रिज़ल्ट को देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, पाँचवा स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए, जब आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो प्रीवियस ईयर की बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी क्या कर रहा है ना कि हर 2 साल में सिलेबस को बदल देता है, लगभग मतलब बदल रहा है। ऐसा पता चलता है कि हाँ ये चैप्टर कट गया, ये क्वेश्चन कट गया। ठीक है, तो सिलेबस चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और उसमें जब आप एनसीईआरटी 3 बार कर चुके होगे, उसके बाद भी फिर रिवीजन कर चुके होगे, तो आपको आइडेंटिफाई हो चुका होगा कौन सा क्वेश्चन सिलेबस में है, कौन सा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और उससे वो क्वेश्चंस करो जो आपके सिलेबस में, वो क्वेश्चंस को देखो, उसको सॉल्व करो, कॉपी में लिखो, सॉल्व करो। और ये करने से ना आपका कॉन्फिडेंस, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या सोच के पेपर बनाता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हो ना, तो इससे आपके माइंड में ये सोच हो जाएगा कि किस सोच के साथ एग्जामिनर जो है वो पेपर को सेट करता है। वो सोच आपके दिमाग में स्टोर हो चुका होगा। जब आप अच्छा खासा सैम्पल पेपर कम से कम लास्ट 5 ईयर के तो कर ही लेना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये सैम्पल पेपर उसके प्रीवियस ईयर का हो गया, लास्ट 5 ईयर कर लोगे एनफ है। ठीक है, उसके बाद सैम्पल पेपर आप करो। सैम्पल पेपर वो भी लेटेस्ट वाला, सैम्पल पेपर लेटेस्ट वाला करोगे। उसकी वजह क्या है मैं ये बता रहा हूँ कि सैम्पल पेपर आप लेटेस्ट वाला इसलिए करोगे कि जब आप लेटेस्ट वाला सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आप जो एग्ज़ाम में जिस पैटर्न में, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे, वो फॉर्मेट आपके दिमाग में स्टोर हो चुका होगा। कहने का मतलब ये है कि होता है क्या कि हमारा रास्ता दिख जाएगा कि इस रास्ते से क्वेश्चंस को आना है, इस वेज को हमें इस्तेमाल करना है ना। तो सैम्पल पेपर जब लेटेस्ट वाला आप देखते हो, उससे आपको पता चलता है कि हाँ ये फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर का बनेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, कितने क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, कितने क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे केस बेस्ड स्टडी में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है और आपका माइंड उस पैटर्न के हिसाब से सेट हो चुका होता है। और जब आप सैम्पल पेपर लेटेस्ट वाला करते हो तो लगातार 3 घंटे में ही करो, आप उसे उठो मत। ठीक है, 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करना भी ये पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, ये भी एक पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है, इसको भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप 3 घंटे में इसे जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम तो 10-15 सैम्पल पेपर तो कर ही देना अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो, नहीं तो फिर लास्ट में 3-5 सैम्पल पेपर कर लो, वो भी एनफ होगा। जिसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि अब तो आप लोग ही जानते हो कि आपकी तैयारी कैसी रही है और कैसे अब आगे करना ये आप लोग ही जानते हो। ठीक है, और अभी जिन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं करा और आप सोच रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने में हम इतनी इच्छा ना बना के, इतना इच्छा तो बना ही सकते हैं कि हम पास हो जाएं, है ना। इतनी मेहनत का तो हम अपने से उम्मीद कर ही सकते हैं, लेकिन ये है कि पास होने के लिए भी आपको ये चीज़ जो है ना रखना ही पड़ेगा। विदाउट इस चीज़ के आप पास नहीं हो पाएंगे, आप इस बात को समझ लीजिए। और मेरी बात में कितनी सच्चाई है आपको भी पता होगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यही है। आप पास हो जाओगे अगर इस चीज़ को आपको क्लियर है, पूरा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप समझ भी पाओगे, तैयारी भी अच्छी कर पाओगे। ठीक है, अब बात आई यहाँ पे कि रिमेंबर, अच्छा 7 पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको। 7 पॉइंट मैंने लिखा है रिमेंबर गॉड, है ना। जब भी आप मेहनत करो ना तो हमेशा गॉड को याद कर लो, है ना। गॉड को याद करना चाहिए ताकि हमें दुनिया में होने का एहसास होता है कि हाँ ठीक है। और कहा जाता है कि आप गॉड से
अपनी पसंद मत मांगो, वो मांगो जो आपके लिए बेस्ट हो, है ना। तो आप इसलिए गॉड को भी याद करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहो अपना, ठीक है। और इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके मैं एक बात बताऊँ अब आपको कि कहते हैं कि सर इजी और हार्ड डिफ़िकल्ट, है ना, इजी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इजी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में डिफरेंस कितना सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। एक बात बताओ मुझे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ 2 + 2, तो आप कहोगे 4, तो ये आपके लिए क्या है, इजी है। अगर मैं किसी से 10th क्लास के बच्चे से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, तो जिसने पढ़ा होगा वो कहेगा सर 1, ठीक है, तो उसके लिए आसान है। तो मैं कहूँगा कि कैन यू प्रूव दिस, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो। जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ये भी इजी है, लेकिन यही चीज़ मुश्किल उसके लिए हो जाएगा जो नहीं पढ़ रखा है। कहने का मतलब ये कि एक ही क्वेश्चन तो एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन दो स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट के लिए वो मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए वो आसान हो जाता है। इनकी वजह सिर्फ इतना सा है कि यहाँ दोनों के में डिफरेंस क्या है, जानने और ना जानने के। जो आपको आता है, ठीक है, जो आपको आता है वो आपके लिए इजी है, जो आपको नहीं आता वो आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो जो आपको नहीं आता आप उस पर मेहनत करो, ठीक है। मैंने कहा ना कि अगर मैं कहता हूँ कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7, अगर मैं ऐसे कहता हूँ 6th क्लास वाले बच्चे को, तो शायद मैं भी निकाले, नहीं भी निकाल पाए, वो वर्ड प्रॉब्लम में उलझ जाएगा। लेकिन 10th क्लास वाले बच्चे को कहूँगा कि 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7, ठीक है, तो वो निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता है, इसलिए उसके लिए मुश्किल है, और उसको 10th क्लास वालों को पता है, तो इसलिए वो इजी है, ठीक है। तो आप ये बात समझ पाए होंगे कि इजी और डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को जानने में लग जाते हो तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो यही सारी बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, और क्योंकि डेट शीट आ चुका है तो आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, और यहाँ से भी मैं मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं हमें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको बहुत सारे इतने क्वेश्चन मैं यहाँ से कराऊँगा कि आप अगर आराम से उसको तैयार कर लेते हो ना, मैं प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर दोनों क्वेश्चंस यहाँ कराने वाला हूँ। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो ना, तो आप सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आई होप सो कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट, और मेहनत कीजिए। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं बहुत जल्द। ओके, बाय बाय, टेक केयर।